फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण किरदार रज़िया बेगम के विषय में चर्चा करेंगे। आप वाकिफ़ हैं, रज़िया बेगम इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश जिसे दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश की 1237 में जब मृत्यु हो जाती है और उसके 1237 से लेकर के 1266 तक 30 वर्ष का जो काल है वो दिल्ली सल्तनत में उत्तराधिकार का संघर्ष का इतिहास है, हम कह सकते हैं। इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात बलबन के शासक बनने तक भारतीय इतिहास में एक प्रकार से दिल्ली सल्तनत के इतिहास में उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ। और इस उत्तराधिकार के संघर्ष का प्रमुख कारण एक तो इल्तुतमिश के जो उत्तराधिकारी थे वो दुर्बल थे। इस काल के अंदर 5 प्रमुख उत्तराधिकारी बने। पहला रुकुनुद्दीन फ़िरोज़ शाह, फिर रज़िया बेगम, फिर बैराम शाह, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह और फिर नासिरुद्दीन महमूद। इसमें रज़िया के अलावा सभी 4 काफ़ी दुर्बल थे। और दूसरी बात ये थी कि इस काल के अंदर जो तुर्की अधिकारी थे उनकी महत्वाकांक्षा है वो बढ़ गई थी और शासकों की दुर्बलता का लाभ उठाने के लिए वो कृत संकल्प थे। तो ऐसी स्थिति में ये जो काल है 30 वर्षों का काल है, 1236 से 1266 तक का काल है, वो उत्तराधिकार के संघर्ष का काल माना जाता है। लेकिन इसी काल के अंदर है वो एक महान शख्सियत, योग्य पिता की योग्य पुत्री, मध्य युगीन भारत की एक अद्वितीय स्त्री का उदय होता है जिसके नाम से आप वाकिफ़ हैं, रज़िया बेगम। उसमें शासक में जो गुण होने चाहिए वो सभी गुण विद्यमान थे। रज़िया बेगम के विषय में जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही रज़िया बेगम को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, क्योंकि जब इल्तुतमिश ग्वालियर अभियान में था उसमें उसने महसूस किया कि रज़िया उसकी योग्य पुत्री है, क्योंकि उसने प्रशासनिक व्यवस्था को, इल्तुतमिश की अनुपस्थिति में प्रशासनिक व्यवस्था को बेखूबी निभाया था। तो इसको इल्तुतमिश समझ गया और उसने अपने उत्तराधिकारी वो नियुक्त कर दिया। लेकिन जब इल्तुतमिश की मृत्यु होती है तो ऐसी स्थिति में उसका लड़का है रुकुनुद्दीन फ़िरोज़ शाह है, वो दिल्ली का शासक है, वो बन जाता है। तो रुकुनुद्दीन फ़िरोज़ शाह शासक बन जाता है तो ऐसी स्थिति में जो रुकुनुद्दीन फ़िरोज़ शाह है वो एक विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था और दिल्ली के शासन की सत्ता संभालने में वो पूर्णतः असमर्थ था। और जैसा कि आप जानते हैं कि उसकी जो माँ थी शाह तुर्कान, उसने भी एक प्रकार से क्या है कि जो शाह तुर्कान है उसने पूरी सत्ता का केंद्रीकरण कर लिया था, अपने हाथ में ले ली थी, जिससे कि रुकुनुद्दीन फ़िरोज़ शाह है, जो रुकुनुद्दीन फ़िरोज़ शाह उसके शासन से है, दिल्ली की जनता और अमीर वर्ग है उसमें काफ़ी असंतोष पैदा हो गया था। और रज़िया एक समझदार और विजनरी महिला थी, तो उसने इस असंतोष को समझा और इस असंतोष को उसने एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया। और वह जो रज़िया बेगम है वो दिल्ली के अंदर है, वो एक तरह से लाल वस्त्र पहन करके, उस समय न्याय के लिए याचना करने के लिए लाल वस्त्र पहनते थे, जो इल्तुतमिश ने वो प्रथा शुरू की थी। तो वो लाल वस्त्र पहन करके जो दिल्ली में नमाज पढ़ रहे थे उन जनता के सामने है वो उपस्थित होती है और उनसे सहायता मांगती है कि उसके पिता ने उसे उत्तराधिकारी बनाया है, जबकि जो सुल्तान रुकुनुद्दीन फ़िरोज़ शाह है उसको शासक बना दिया गया है। उस समय रुकुनुद्दीन फ़िरोज़ शाह है वो दिल्ली से बाहर होता है। तो ऐसी स्थिति में वो ये भी आग्रह करती है, ये भी वादा करती है जनता से कि वो यदि शासिका के रूप में सफल होती है तो अच्छी बात है, और यदि वो शासिका के रूप में सफल नहीं होती है तो उसको आप हटा सकते हैं। दिल्ली की जनता उन पर विश्वास करती है और दिल्ली की जनता उसकी रुकुनुद्दीन फ़िरोज़ शाह की सेना और जो अमीर वर्ग है वो मिलकर के है वो रज़िया को एक शासिका स्वीकार कर लेते हैं। तो और उस समय जो शाह तुर्कान है उसको दिल्ली की जनता वो कैद कर लेती है और बाद में उसको मौत की घाट उतार देती है। और उसके बाद रुकुनुद्दीन फ़िरोज़ शाह जब आता है तो उसको भी बंदी बना लिया जाता है और वो भी एक प्रकार से
उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो रज़िया बेगम दिल्ली की एक मध्यकालीन भारतीय इतिहास की एक पहली स्त्री थी जिसको शासिका के रूप में जनता ने चुना, और जनता ने उत्तराधिकार के प्रश्न में अपना निर्णय लिया, और जनता के द्वारा चुनी गई वे एक तरह से शासिका थी, क्योंकि जनता, उसकी सेना और जो अमीर वर्ग है, उन सब ने मिलकर के है वो रज़िया बेगम को शासिका चुना, जो कि एक अद्भुत बात थी। एक इतिहास के अंदर एक अद्भुत एक ऐतिहासिक घटना है, वो हम कह सकते हैं। जब रज़िया शासिका बनी तो उसने एक प्रकार से ये महसूस किया कि वह एक शासिका के रूप के अंदर है, एक अपने आप को स्त्री कहलाना पसंद नहीं करती थी। उसका विचार था कि वो एक शासिका, एक सुल्तान कहलाना, सुल्ताना की जगह सुल्तान कहलाना पसंद करती थी। तो उसने मध्यकालीन जो स्त्रियों की जो पर्दा प्रथा थी उसको वो त्याग देती है, और कुबा और जिसको कोट कहा जाता है, कुल्हा जिसको टोपी कहा जाता है, वो पहन करके और घोड़े पर बैठ करके लोगों के सामने आने लगी। जब ऐसा व्यवहार करने लगी तो ऐसी स्थिति में उस समय के जो कंजर्वेटिव अमीर थे, जो कंजर्वेटिव मुस्लिम्स थे, वो उनसे ईर्ष्या करने लगे, उससे एक तरह से उसके विरुद्ध है वो षड्यंत्र करने लगे, क्योंकि मध्यकाल में स्त्री को इस तरह से पाश्चात्य वेशभूषा के अंदर है वो देखना वो पसंद नहीं करते थे। तो लेकिन जो रज़िया थी वो काफ़ी समझदार महिला थी, और एक शासिका के रूप में वो जितनी महान सुल्तान थी उतनी एक योग्य नारी भी थी। तुर्की अधिकारी है वो जहाँ शासक के रूप में उससे प्रेम करते थे, लेकिन नारी के रूप में कंजर्वेटिव होने के कारण से तुर्की अमीर उससे घृणा भी करते थे, क्योंकि वो नारी को इस रूप में देखना वो पसंद नहीं करते थे। जो क्या करना चाहिए, जो इल्तुतमिश है उसने अपने शासन में सहयोग करने के लिए 40 अमीरों का दल गठित किया था, और इल्तुतमिश की सफलता में उस 40 अमीरों का दल की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन इस रज़िया की मृत्यु के पश्चात है ये 40 अमीरों का दल है वो काफ़ी शक्तिशाली हो जाता है, और वो जिसको चाहे उसको शासक बनाना और जिसको हटाना चाहे उसको शासक हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका वो अदा करने लग गया था। तो ऐसी स्थिति में रज़िया बेगम ने ये महसूस किया कि इन तुर्की अमीरों की शक्ति को कम करने के लिए है, उसको बैलेंस करने के लिए है, उसने गैर तुर्की अमीरों का एक दल है वो गठित किया, और उससे तुर्की अमीर वर्ग नाराज़ हो जाते हैं, और वो जो क्या करना चाहिए रज़िया बेगम है उसके विरुद्ध है वो षड्यंत्र करना प्रारंभ कर देते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि रज़िया बेगम का ये जो स्टेप है, हालांकि एक समझदारपूर्ण स्टेप था, लेकिन तुर्की अमीर वर्ग उस समय बड़े प्रभावशाली थे और वो नाराज़ हो जाते हैं, और वही उसके विरुद्ध काफ़ी षड्यंत्र करते हैं, और आखिर उस षड्यंत्र में ये तुर्की अमीर वर्ग कामयाब भी हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि ये गैर तुर्की अमीरों का एक जो दल था वो एक प्रकार से उसके विनाश का है वो कारण बनता है। रज़िया बेगम के समय में रज़िया बेगम ने एक अबिसिनिया का जो जमालुद्दीन याकूत था उसको अमीर आखूर के पद पर है, घुड़सवार के पद पर है वो नियुक्त किया जाता है। एक अलुतुनिया है जिसको तबर हिंद है या बठिंडा का इक़्तिदार नियुक्त किया जाता है। कबीर खां को लाहौर का इक़्तिदार था, और इख्तियारुद्दीन एतगीन था वो बदायूं का था, और जो जियाउद्दीन जुनैदी था वो ग्वालियर का जो इक़्तिदार था। तो ये विभिन्न इक़्तिदार थे, और इन इक़्तिदारों की शक्ति को कुचलने में भी एक काफ़ी हद तक वो सफल रहती है। 40 दासों के जो गुलाम है उनको सरदारों की शक्ति को तोड़ने का भी प्रयास है वो रज़िया ने किया, और उस समय उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत से मंगोलों के आक्रमण का खतरा था, उससे रक्षा करने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है वो रज़िया है वो निभाती है। और रज़िया जो बेगम के विषय में हम ये भी कह सकते हैं कि उसने जो क्या करना चाहिए, जो पहली बार दिल्ली के उत्तराधिकार के प्रश्न पर जो जनता ने उसके प्रति जो प्रेम दिखाया वो एक प्रकार से अद्भुत था, और उसने किस प्रकार जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि रज़िया का जो पतन होता है उसके विषय में एक अलग अलग थ्योरीज हैं। कुछ इतिहासकार
का कहना है, जिसमें तबकात नासरी के लेखक मिनाजुल सिराज ये मानते हैं कि रजिया के पतन का जो मुख्य कारण उसका स्त्री होना था। उसमें एक शासिका के सभी गुण थे, एक प्रशासक के सभी गुण थे, एक महान शासिका, बुद्धिमान, ईमानदार और न्यायप्रिय और प्रजापालक, युद्ध प्रिय शासिका थी। उसमें शासक में जो गुण होने चाहिए वो सभी गुण उसमें मौजूद थे, लेकिन दुर्भाग्य से वो एक स्त्री थे और स्त्री होने के कारण से उसके ये सभी गुण है उसके उस समय बेकार थे। तो रजिया के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण है वो इसका स्त्री होना मानते हैं मिनाजुल सिराज, क्योंकि मध्यकाल के अंदर है स्त्रियों को एक पर्दे के अंदर रखा जाता था, जबकि इन्होंने पर्दा प्रथा को त्याग दिया था। पुरुषों के वेश वस्त्र वो पहनने लगी थी और जनता के सामने घोड़े पर सवार होकर के आती थी, खुले दरबार में राजकार्य करती थी, सैन्य संचालन करती थी और युद्ध में भी भाग लेती थी। तो रूढ़िवादी जो कंजर्वेटिव तुर्क है उन्होंने इसको सहन नहीं किया और उसके विरुद्ध वो षड्यंत्र करने लगे। जबकि जो एक प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासकार हैं उजले हेग है, वो अपनी पुस्तक कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया में रजिया के पतन का कारण वो मलिक याकूत से प्रेम प्रसंग मानते हैं। वो कहते हैं कि रजिया का स्त्री होने के साथ साथ मलिक याकूत था जो अबिसिनिया का था, उसको इसने अस्तबल का जो प्रमुख बनाया था, उसके साथ प्रेम प्रसंग था, उसके कारण से रजिया का पतन हुआ। लेकिन मलिक याकूत है वो अस्तबल का प्रमुख था, वो रजिया को घोड़े पर चढ़ने पर मदद करता था। लेकिन तुर्क अमीर वर्ग है वो रजिया की जो मॉडर्न वेशभूषा है जो पहनती थी उससे वो एक तरह से चिड़े हुए थे और वो कोई साजिश करना चाहते थे, उसको बदनाम करना चाहते थे, इसलिए उसने प्रेम प्रसंग है की बात कही। जबकि ऐसा नहीं था, वो एक प्रशिक्षक था, वो रजिया को घोड़े पर चढ़ने पर मदद करता था। लेकिन जो आपका उलझे हैग है वो यही आरोप लगाता है कि उसका प्रेम प्रसंग है, उसके कारण से रजिया का है वो पतन हुआ, जबकि ऐसा स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो उसने एक तुर्की अमीरों के जो विद्रोह है उसका दमन किया। तो कहने का तात्पर्य कि रजिया ने जो स्टेप उठाया गैर तुर्की अमीरों के दल को गठित करके, जिससे कि 40 अमीरों का दल है वो की शक्ति कमज़ोर हो। रजिया के पतन के पश्चात, मृत्यु के पश्चात है ये 40 तुर्की अमीरों का दल है वो काफ़ी वापस एक तरह से शक्तिशाली हो जाता है और जिसको चाहे सुल्तान बनाना और जिसको हटाना चाहे वो एक प्रकार से वो करने लग जाते हैं। तो उन्होंने जो रजिया के पतन के पश्चात ये जो तुर्की अमीर वर्ग है वो एक प्रकार से जो अपनी जो पुरानी भूमिका है उसमें आ जाते हैं और वो शासक की जो शक्ति है उसको नियंत्रित करने का कार्य करते हैं और सुल्तान की शक्ति के अंदर एक तरह से बाधा बन जाते हैं और उसकी जो सुल्तान की वैधानिक कार्यों को नियंत्रित करने में वो सफल भी रहते हैं। और सुल्तान 1266 से लेकर के 1236 से 66 के बीच में जो सुल्तान बने वो एक कठपुतली के रूप के अंदर ही है वो सुल्तान रहे और पूर्णतः जो इन 40 गुलामों की कृपा पर निर्भर रहे। लेकिन बाद में जो 1266 के अंदर जो बलबन जो शासक बनता है वो इन तुर्की अमीरों की शक्ति का, तुर्गानी चेलगानी का है वो दमन कर देता है। रजिया के पतन के पश्चात है वो बैराम शाह है वो शासक बनता है 1240 से 1242 के बीच में। अब जो तुर्की अमीर वर्ग है वो एक प्रकार से क्या है कि तुर्की अमीर वर्ग है वो शासक की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए एक नए पद का सृजन करते हैं। नए पद का जो सृजन है वो किया जाता है जिसको नाइब मुवालिक है वो कहा जाता है। तो इस नाइब मुवालिक के पद पर है वो इख्तियारुद्दीन एतेगीन है उसको नियुक्त किया जाता है। और बैरम शाह की मृत्यु के पश्चात 1242 के अंदर है अलाउद्दीन मसूद शाह है जो इल्तुतमिश का पोता था उसको शासक तुर्की अमीर शासक बनाते हैं और उसकी कैद के अंदर ही उसकी है वो मृत्यु हो जाती है 1246 में। और उसकी मृत्यु के पश्चात जो अंतिम जो इस समय का जो शासक था वो नासरुद्दीन महमूद था जो 1246 से 1266 के बीच में शासक रहता है। और ये जो 40 गुलामों का जो दल था उसका जो सदस्य था बलबन, उस बलबन की सहायता से नासरुद्दीन महमूद है वो शासक बनता है। इसलिए बलबन है वो जो नासरुद्दीन महमूद है वो बलबन को नाइब मुमालिक के पद पर है वो नियुक्त कर देता है, मतलब सुल्तान का सहायक के पद पर नियुक्त कर देता है। तो और बलबन और जो नासरुद्दीन महमूद है बलबन है वो अपनी पुत्री का विवाह भी नासरुद्दीन महमूद के साथ कर देता है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस काल के अंदर एक तुर्की अमीरों ने सुल्तान की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए एक नाइब मुबालिक
नामक एक नए पद का सृजन किया जाता है, जिससे कि दोनों की शक्ति को बैलेंस है वो किया जा सके। दो पावर है वो दो पावर है वो उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस तरह से 1236 से लेकर के 1266 का जो 30 काल का जो वर्ष है वो उत्तराधिकार के संघर्ष का काल था, और उसमें रजिया जो बेगम है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन उस समय की जो विचारधारा के कारण से स्त्री को इस रूप में तुर्की अमीरवर देखना नहीं चाहते थे, इस कारण से वो सफल नहीं रही। लेकिन फिर भी इन 30 वर्ष के काल में एक शासिका के रूप में उसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। यदि ये कंजर्वेटिव जो तुर्की अमीरवर का सहयोग मिलता तो एक शासिका के रूप में वो और ज़्यादा सफल रहती। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।